हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम MED 002 के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस या सतत विकास मुद्दे और चुनौतियाँ। देखो, ये पेपर किस तरीके से आता है आपका। इसमें 50 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर आपका आएगा, जिसमें क्या होता है 10 क्वेश्चन होते हैं आपके। उसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चन करने होते हैं और सभी क्वेश्चन 5-5 नंबर के होते हैं। कैसे? क्योंकि एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, ए, क, ख, इस तरीके से, जैसे ये क्वेश्चन पेपर है ना, और वो दोनों ही पार्ट 5-5 नंबर के हैं। ऐसे एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है और 5 क्वेश्चन 50 नंबर के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक तो ज़्यादातर इसी तरीके से आपका पेपर पूछा गया है। चलो, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ संस्थाएं हैं जिनकी फुल फॉर्म आ जाती है या फिर उनके बारे में शॉर्ट नोट आ जाता है, ज़रा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे एस्केप यानी कि ESCAP जिसको बोलते हैं, और एक है SAPTA यानी कि साप्टा बोलते हैं जिसको, और ADB और APCCT और CGPRT। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले हम एस्केप के बारे में जान लेते हैं। ESCAP जिसकी फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। हिंदी में बोले तो एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग। क्या है ये संयुक्त राष्ट्र का एक क्षेत्रीय आयोग है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। इसका मुख्यालय है बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में, और इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। पूर्व में इसका नाम था ECAFE यानी कि इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड द फार ईस्ट। इसका उद्देश्य है सतत विकास, व्यापार, परिवहन, ऊर्जा, जनसंख्या और सामाजिक नीति के क्षेत्रों में सहयोग करना और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। अपना अगली फुल फॉर्म थी साप्टा के बारे में, SAPTA जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट। हिंदी में बोले तो दक्षिण एशियाई प्राथमिकता प्राप्त व्यापार व्यवस्था। क्या है ये एक व्यापार समझौता है जिसे सार्क देशों यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने और व्यापार में प्राथमिकता देने के लिए बनाया गया था। स्थापना 1995 में हुई थी। इसका उद्देश्य है सार्क देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम करना, क्षेत्रीय व्यापार को प्राथमिक दरों पर बढ़ावा देना और आगे चलकर ये साफ्टा यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया की ओर बढ़ना। फिर आपका था ADB। क्या है? ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक। हिंदी में इसको एशियाई विकास बैंक भी बोलते हैं। क्या है ये एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है जिसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसका मुख्यालय है मनीला में, फिलीपींस में। स्थापना इसकी 1966 में हुई। इसके सदस्य देश हैं 60 से ज़्यादा। भारत भी इसका एक सदस्य देश है। काम है इसका विकास परियोजनाओं को ऋण देना, तकनीकी सहायता करना और नीति निर्माण में सहयोग देना। अगली हमारी संस्था है APCCT यानी कि एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। हिंदी में एशियाई और प्रशांत प्रौद्योगिकी अंतरण केंद्र। क्या है ये APCCT और ESCAP का एक क्षेत्रीय केंद्र है जो विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और सृजन में सहायता करता है। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली यानी कि भारत में, और इसकी स्थापना 1977 में हुई। इसका उद्देश्य है विकासशील देशों को उपयुक्त तकनीक उपलब्ध कराना, तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना और पर्यावरण के अनुकूल टेक्नोलॉजी का प्रचार करना। अपनी अगली संस्था है CGPRT यानी कोर्स ग्रीन पल्सेस रूट्स एंड टबर क्रॉप। हिंदी में मोटे अनाज, दालें, कंद और कंदीय फसलें। इसमें CGPRT कोई संस्था नहीं है,
बल्कि ESCAP द्वारा संचालित एक खाद्य फसलों पर केंद्रित कार्यक्रम है जो इन फसलों की उत्पादकता, उपलब्धता और बाजार से संबंधित अनुसंधान व नीतिगत सुझाव पर कार्य करता है। इसका उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, छोटे किसानों की आय में वृद्धि करना और क्षेत्रीय कृषि व्यापार को प्रोत्साहित करना। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी और इनकी फुल फॉर्म आप ध्यान से एक बार देख लेना, भूलना नहीं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसके संदर्भ में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बहुराष्ट्रीय निगम की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। भूमंडलीकरण पे क्वेश्चन आपका आता है हर बार। तो देखो, भूमंडलीकरण से तात्पर्य है पूरी दुनिया को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी रूप से एक वैश्विक इकाई में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, जहां वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, सूचनाओं और लोगों का सीमाओं के पार स्वतंत्र प्रवाह होता है। इसमें देशों की अंतर्देशीय सीमाएं कम महत्व की हो जाती हैं और वैश्विक परस्पर निर्भरता बढ़ती है ना। क्या हुआ था भूमंडलीकरण से? आपस में जो जुड़ाव हुआ था। इसकी विशेषताएं थी मुक्त व्यापार और बाजार का उदारीकरण। दूसरा, सूचना और संचार तकनीकी का विकास हुआ था। वैश्विक निवेश का प्रवाह हुआ था। सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बढ़ा था। जब इतना जुड़ाव हो गया था तो संस्कृति का आदान प्रदान भी हुआ था। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में बात करें, यानी कि FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI वह प्रक्रिया है जिसमें कोई विदेशी कंपनी या निवेशक किसी देश की कंपनी में लंबे समय के लिए पूंजी निवेश करता है, जिससे उसे स्वामित्व या नियंत्रण प्राप्त होता है। इसकी विशेषताएं हैं, यह स्थायी निवेश होता है, जैसे फैक्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर या कारोबार में हिस्सेदारी। निवेशक को प्रबंधन पर अधिकार या निर्णय की भागीदारी मिलती है। यह देश में नई तकनीक, रोजगार और विदेशी मुद्रा लाता है। उदाहरण जैसे मर्क द्वारा भारत में दवा कंपनी में निवेश करना। बहुराष्ट्रीय निगम क्या है? MNC, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। MNCs वे कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक देशों में व्यापार संचालन करती है, जैसे उत्पादन, बिक्री, अनुसंधान आदि। इसकी विशेषताएं हैं, इसका मुख्यालय एक देश में होता है, पर इसके कार्यालय, फैक्ट्रीज कई देशों में फैली होती हैं। वे वैश्विक बाजार में काम करती हैं और कई देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। वे FDI के प्रमुख स्रोत होती है। उदाहरण के लिए नेस्ले, कोका कोला, टोयोटा, टाटा ग्रुप वैश्विक स्तर पर फैली भारतीय कंपनी। इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि भूमंडलीकरण ने FDI और MNCs की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया है, क्योंकि ये आर्थिक सहयोग, तकनीकी विकास और वैश्विक व्यापार के प्रमुख साधन बन चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है चिपको आंदोलन क्या है, इस आंदोलन का सूत्रपात कैसे हुआ, इस आंदोलन का क्या परिणाम हुआ। चिपको आंदोलन पे आपका क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो क्या है चिपको आंदोलन? चिपको आंदोलन भारत का एक प्रसिद्ध पर्यावरणीय जन आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों, विशेष रूप से महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों को क्या कर लिया था? चिपक कर गले लगा लिया था और लकड़ी काटने से रोकने का कार्य किया। ये आंदोलन पर्यावरण संरक्षण, जंगलों के स्थानीय नियंत्रण और टिकाऊ विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। आंदोलन का सूत्रपात कैसे हुआ, कैसे शुरू हुआ था आंदोलन? स्थान है उत्तराखंड, तब उत्तर प्रदेश में था। विशेष रूप से चमोली जिले के मंदल और रैणी गांव में। टाइम था सन 1973। प्रमुख नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि पर्यावरण कार्यकर्ता थे, और चंडी प्रसाद भट्ट, दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल के संस्थापक, और गोरा देवी, स्थानीय महिला नेता, रैणी गांव से। प्रसंग: सरकार ने एक निजी ठेकेदार को पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई की अनुमति दी, जबकि स्थानीय लोग लकड़ी तक नहीं प्राप्त कर पा रहे थे।
जब ठेकेदार के मजदूर पेड़ काटने आए तो स्थानीय महिलाओं ने क्या करा, पेड़ों से चिपक कर पेड़ काटने से रोक दिया। यहीं से चिपको आंदोलन की पहचान बन गई। चिपको आंदोलन का परिणाम ये हुआ, सकारात्मक परिणामों की बात करें तो पेड़ों की कटाई पर रोक लग गई। 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमालय क्षेत्रों में 15 वर्षों के लिए वाणिज्यिक कटाई पर रोक लगा दी। पर्यावरणीय चेतना, भारत में पर्यावरण संरक्षण और वृक्षों के महत्व को लेकर व्यापक जन जागरूकता फैली। महिलाओं की भागीदारी, यह आंदोलन महिलाओं की नेतृत्व क्षमता और पर्यावरणीय निर्णयों में उनकी भूमिका को भी सामने लेकर आया। स्थानीय संसाधनों पर अधिकार, ग्रामीणों ने वनों पर अधिकार और स्थानीय संसाधनों की रक्षा के सवाल को राष्ट्रीय मंच पर लाया गया। वैश्विक प्रेरणा की बात करें तो यह आंदोलन विश्व के अन्य पर्यावरण आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत बना। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि चिपको आंदोलन केवल एक जंगल बचाओ अभियान नहीं था, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय और सामुदायिक भागीदारी का प्रतीक बन गया। यह दिखाता है कि जब साधारण लोग संगठित होकर खड़े हो जाते हैं तो वे नीतियों को भी बदल सकते हैं। अपना अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक आपदाओं तथा पर्यावरण संरक्षण के संबंध में किया सार्क अध्ययन समूह की सिफारिशें एवं सुझाव की चर्चा कीजिए। तो ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक आपदाओं तथा पर्यावरण संरक्षण के संबंध में सार्क अध्ययन समूह की सिफारिशें और सुझाव कुछ इस तरीके से हैं। सार्क की फुल फॉर्म फिर से सुन लो, याद हो जाएगी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ ने दक्षिण एशिया में पर्यावरणीय संकटों जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और पारिस्थितिक असंतुलन की गंभीरता को समझते हुए कई अध्ययन समूहों और विशेषज्ञ समितियों का गठन किया। इन समूहों ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें और सुझाव दिए जो निम्नलिखित हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में सिफारिशें थी कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करना, हर देश को राष्ट्रीय स्तर पर उत्सर्जन में कमी लाने के लिए रणनीति बनानी चाहिए, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत जैसे सौर, पवन और जैविक ऊर्जा को बढ़ावा देना, वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण, वनों की कटाई पर नियंत्रण और बड़े पैमाने पर अफोरेस्टेशन यानी कि वनारोपण की योजनाएं बनाना, प्रदूषण नियंत्रण मानक अपनाना, औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में उत्सर्जन की निगरानी और नियंत्रण के लिए एक सार्क स्तरीय नियमावली विकसित करना। प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में सिफारिशों की बात करें तो सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर यानी कि SDMC की स्थापना। इसका उद्देश्य है कि सभी सदस्य देशों को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण, तत्काल सूचना संप्रेषण और आपदा से पूर्व तैयारी में सहायता मिले। आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली, अर्ली वार्निंग सिस्टम, सुनामी, बाढ़, चक्रवात, भूकंप आदि के लिए रीजनल अर्ली वार्निंग नेटवर्क का निर्माण किया। आपदा राहत में सहयोग की बात करें तो आपातकालीन स्थितियों में सदस्य देशों के बीच राहत सामग्री, बचाव दलों और वित्तीय सहयोग की व्यवस्था। स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षित करना, ग्रामीण व शहरी स्तरों पर सामुदायिक आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देना। पर्यावरणीय संरक्षण के लिए जो सुझाव दिए हैं वो ये है, सार्क पर्यावरण चार्टर का पालन, 1997 के माले सम्मेलन में पारित ये चार्टर सतत विकास, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देता है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए साझा प्रयास, वायु, जल और मृदा प्रदूषण के विरुद्ध सामूहिक निगरानी और शोध, जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे सुंदरबन, हिमालय, पश्चिमी घाट की संयुक्त निगरानी और प्रबंधन करना। सार्क पर्यावरण पुरस्कार, उत्कृष्ट पर्यावरणीय कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करने हेतु पुरस्कार योजनाएं बनाना।
इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि सार्क के अध्ययन समूहों ने ये साझा की दक्षिण एशिया एक जलवायु संकट क्षेत्र बनता जा रहा है, इसलिए उन्होंने सहयोगात्मक नीति, प्रौद्योगिकी साझा करना और क्षेत्र रणनीति अपनाने की आवश्यकता बताई। इन प्रयासों का उद्देश्य है हरित, सतत और आपदा प्रतिक्रियाशील दक्षिण एशिया की स्थापना करना। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है मरुस्थलीकरण तथा सूखा के कारण क्या है और इससे निपटने के लिए उठाए गए उपायों की सूची करना। मरुस्थलीकरण या सूखा कारण एवं समाधान। कारण क्या है? मरुस्थलीकरण का अर्थ पहले जान लो। किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा की अत्यधिक कमी हो जाती है, जिससे जल संकट और फसल हानि होती है। वो क्या कहलाता है? हमारा मरुस्थलीकरण। मुख्य कारण है, प्राकृतिक कारण में बात करें तो वर्षा में अनियमितता या कमी आ जाती है, या फिर उच्च तापमान में तेज वाष्पीकरण होता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वाष्पीकरण बहुत जल्दी से होता है, वेपोराइजेशन। मिट्टी की निम्न जल धारण क्षमता मतलब मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता कम होना। मानवीय कारण है, अंधाधुंध वनों की कटाई, वनों की कमी हो जाती है। फिर अत्यधिक चराई, है ना, ओवर ग्रेजिंग, भूमि का अत्यधिक दोहन व गलत खेती के तरीके, जिससे भी ये समस्या सामने आती है। और जल स्रोतों का दोहन और खनन और शहरीकरण, ज़्यादा खुदाई और शहरीकरण से भी। मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के उपायों की सूची है। जल संरक्षण के उपाय, वर्षा के जल को इकट्ठा करना, ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सूक्ष्म सिंचाई यानी कि ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन, जिसमें क्या करते हैं, पानी के छिड़काव से या फिर ड्रिप लगा के सिंचाई की जाती है। पारंपरिक जल स्रोत, तालाब और कुंड का पुनर्जीवन और चेक डैम और जल संग्रह संरचनाएं। वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण, अरण्य रोपण एवं पुनः वनीकरण, दोबारा से वृक्षों का रोपण करना, सामुदायिक वन प्रबंधन करना और अवन्य रोकने हेतु पेड़ लगाना। सॉइल इरोजन होता है ना, तो उसको रोकने के लिए पेड़ लगाना, जिससे पेड़ क्या करता है, मिट्टी को बांध के रखते हैं, क्योंकि पेड़ों की जो जड़ें हैं वो चारों तरफ फैल जाती हैं। कृषि सुधार कैसे कर सकते हैं? सूखा प्रतिरोधी फसलें करें, फसल चक्र अपनाना, एक बार एक फसल, फिर दूसरी फसल, फिर तीसरी फसल, इस तरीके से प्राकृतिक खेती और जैविक खादों का प्रयोग करना। और भूमि स्वास्थ्य कार्ड योजना, भूमि प्रबंधन के लिए क्या कर सकते हैं? भूमि सुधार योजनाएं बनाना, मृदा संरक्षण तकनीकें अपनाना, रसायनों का कम प्रयोग करना, चारागाहों का वैज्ञानिक प्रबंधन करना। नीति एवं योजनाएं, राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण नियंत्रण कार्यक्रम यानी कि NDDP, सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम यानी कि DPAP, मनरेगा के अंतर्गत जल और भूमि सुधार कार्य, और UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन में भारत की भागीदारी। इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि जो मरुस्थलीकरण है यानी कि डेजर्टिफिकेशन और सूखा है, इसको केवल प्राकृतिक आपदाएं नहीं बल्कि यह मानव जनित संकट भी है। इससे निपटने के लिए सामूहिक प्रयास, स्थानीय भागीदारी और दीर्घकालिक पर्यावरणीय नीति आवश्यक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वियना समझौता क्या है। सदस्य राष्ट्रों के लिए दी गई किन्हीं 4 बातों का उल्लेख इसमें करना है। क्या है वियना समझौता? वियना समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत की रक्षा के लिए है। पूरा नाम है वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, हिंदी में ओजोन भारत की रक्षा हेतु वियना समझौता। इसमें कुछ मुख्य तिथि हैं, जैसे इसको स्वीकार किया गया 1885 में वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में है, और बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा ये 1988 में, और भारत द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया 1991 में। इसका जो उद्देश्य है वो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों जैसे CFCs पर नियंत्रण करना।
अनुसंधान, डेटा संग्रहण और रसायनों की निगरानी में सहयोग को बढ़ावा देना। यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था, लेकिन इसने बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का आधार तैयार किया, जो नियंत्रणात्मक उपाय लाता है। सदस्य देशों के लिए 4 प्रमुख जो बातें हैं वो ये है। पहली, सूचना साझा करना। सदस्य देशों को ओजोन हानिकारक रसायनों के उत्पादन, उपयोग और उत्सर्जन से संबंधित डेटा को साझा करना पड़ेगा। वैज्ञानिक अनुसंधान में सहयोग। ओजोन परत पर प्रभाव डालने वाले रसायनों पर वैज्ञानिक अनुसंधान, मॉडलिंग और अनुमान हेतु मिलकर कार्य करना ताकि कम प्रभाव पड़े। राष्ट्रीय नीति बनाना। अपने अपने देशों में नीतियां और कार्यक्रम बनाना ताकि ओजोन परत की रक्षा की जा सके। एंड द लास्ट वन इज क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता। विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना जिससे वे पर्यावरणीय मानकों को अपना सके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि वियना समझौता एक वैश्विक पर्यावरणीय पहल थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को ओजोन परत की रक्षा के लिए एकजुट किया। इसकी बदौलत दुनिया भर में CFCs और अन्य हानिकारक गैसों पर नियंत्रण संभव हुआ। यह पर्यावरणीय सहयोग का एक सफल उदाहरण है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा जो अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ग्रहण क्षमता तथा पारिस्थितिकी पदचिह्न की अवधारणा के उचित उदाहरण के साथ क्या करना, व्याख्या करना। देखो, ग्रहण क्षमता तथा पारिस्थितिक पदचिह्न की है क्या? तो ग्रहण क्षमता की परिभाषा है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र जैसे जंगल, नदी, पृथ्वी की वह अधिकतम सीमा या क्षमता जहां तक वह जीवों, मनुष्य सहित जो भी जिसमें भी जान है को उनके संसाधनों की आवश्यकता को पूरा करते हुए स्वयं को स्थिर बनाए रख सकता है। सरल शब्दों में बोलें तो कि पृथ्वी या कोई क्षेत्र कितने लोगों या जीवों को प्राकृतिक संसाधनों के साथ संतुलन में रख सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक छोटे द्वीप पर जल, खाद्य और ईंधन की सीमित मात्रा है। उस द्वीप पर ग्रहण क्षमता 1000 लोगों की है। यदि वहां 2000 लोग आके बस जाएंगे तो पानी, लकड़ी, भोजन आदि की अत्यधिक खपत होगी, जिसके कारण असंतुलन होगा। जैसे जल संकट पैदा होगा, लोग वनों की कटाई करेंगे और खाद्य संकट भी उत्पन्न होगा। ईंधन के लिए वनों की कटाई करेंगे ना, फिर रहने के लिए जगह भी बनाएंगे। इस स्थिति में वह द्वीप अपनी ग्रहण क्षमता से अधिक बोझ झेल रहा होगा। ये हो गया। अगर पारिस्थितिकी पदचिह्न की बात करें तो इसकी परिभाषा कि पारिस्थितिकी पदचिह्न एकमात्र संकेतक है जो दर्शाता है कि कोई व्यक्ति, समाज या देश कितनी भूमि या जल क्षेत्र का उपयोग कर रहा है अपनी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए, जैसे भोजन, ऊर्जा, वस्त्र, आवास आदि के लिए। यानी यह बताता है कि हम अपने संसाधनों की कितनी खपत कर रहे हैं और ये प्रकृति पर कितना दबाव डाल रहा है। उदाहरण के लिए एक औसत अमेरिकी नागरिक का पारिस्थितिक पदचिह्न 8 से 10 हेक्टेयर है, जबकि एक औसत भारतीय नागरिक का पदचिह्न 1 से 2 हेक्टेयर है। इसका अर्थ यह है कि विकसित देश अधिक संसाधनों की खपत करते हैं और उनका पर्यावरण पर बोझ ज़्यादा होता है। दोनों के बीच संबंध की बात करें, यदि किसी देश या क्षेत्र का पारिस्थितिक पदचिह्न उसकी ग्रहण क्षमता से अधिक हो जाए तो वहाँ प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, प्रदूषण और जल्द असंतुलन उत्पन्न होता है। इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि ग्रहण क्षमता प्रकृति कितना सह सकती है, पारिस्थितिक पदचिह्न हम प्रकृति से कितना ले रहे हैं। संतुलन बनाए रखने के लिए हमारा पदचिह्न ग्रहण क्षमता से कम होना चाहिए। यदि हम इस संतुलन को नहीं बनाएंगे तो हमें जलवायु परिवर्तन, सूखा, जैव विविधता संकट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है सतत विकास के अध्ययन के लिए बहुआयामी उपागम से क्या तात्पर्य है और पर्यावरणीय अच्छे तथा सतत विकास का अध्ययन करने के लिए किन्हीं 5 संबंधित दृष्टिकोणों को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखो, बहुआयामी
उपागम से तात्पर्य है कि सतत विकास का मूल्यांकन केवल आर्थिक विकास के आधार पर नहीं, बल्कि उसके सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी, राजनीतिक और सांस्कृतिक आयामों को एक साथ समाहित करके किया जाए। यह दृष्टिकोण मानता है कि विकास तभी सतत और समावेशी हो सकता है जब उसमें कई क्षेत्रों में संतुलन और समन्वय हो। उदाहरण के लिए, एक जल विद्युत परियोजना आर्थिक रूप से लाभदायक हो सकती है, लेकिन अगर वह आदिवासी लोगों को विस्थापित करती है और नदी पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाती है तो वह सतत विकास नहीं कहलाएगा। सतत विकास का पर्यावरणीय अच्छों के अध्ययन के 5 प्रमुख दृष्टिकोण हैं जो पर्यावरण के लिए अच्छे रहेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें तो है यह देखता है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए ताकि विकास दीर्घकालिक और लाभकारी हो। सिद्धांत: उपयोग करो लेकिन नष्ट मत करो। उदाहरण: कार्बन टैक्स, हरित ऊर्जा में निवेश और सतत कृषि। सामाजिक दृष्टिकोण की बात करें तो सतत विकास तभी संभव है जब समाज में समानता, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सबको समान रूप से मिले। यह पर्यावरण न्याय की भी वकालत करता है। उदाहरण: मनरेगा के अंतर्गत जल संरक्षण कार्यों में ग्रामीणों की भागीदारी। पर्यावरणीय दृष्टिकोण की बात करें, ये तो हमने पढ़ लिया है। फिर से देख लेते हैं। ये दृष्टिकोण प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, जैव विविधता और प्रदूषण नियंत्रण को क्या देता है? प्राथमिकता देता है। प्रकृति के लिए अच्छे हैं, जैसे स्वच्छ वायु, जल, मिट्टी को मानव कल्याण से जोड़ता भी है। उदाहरण के लिए जल जीवन मिशन, वनों की कटाई पर प्रतिबंध, प्लास्टिक पे बैन लगाना। तकनीकी दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें सतत विकास के लिए हरित प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा दक्षता और क्लीन टेक्नोलॉजी को अपनाने की बात की जाती है। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र, इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्ट सिंचाई प्रणाली। संस्थागत या नीतिगत दृष्टिकोण की बात करें तो सरकारें, स्थानीय निकायों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका को देखा जाता है कि वे कैसी नीतियां, कानून या संरचनाएं बना रहे हैं। उदाहरण के लिए SDGs यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन EIA, पेरिस जलवायु समझौता। इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि बहुआयामी दृष्टिकोण हमें ये समझने में मदद करता है कि विकास केवल GDP वृद्धि नहीं है, बल्कि मानव, सामाजिक और प्राकृतिक पूंजी के बीच संतुलन है। सतत विकास का उद्देश्य है वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना बिना अगली पीढ़ी की जरूरतों को नुकसान पहुंचाए। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि वानिकी किसको कहते हैं? खेत की सीमा के साथ साथ लगाए जाने वाले बहुउद्देशीय वृक्षों के उदाहरण का लाभ भी बताना है। आपने देखा होगा ना, खेतों के साइड में बड़े बड़े पेड़ भी लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? कृषि वानिकी वह पद्धति है जिसमें खेत, पशुपालन और वृक्षारोपण को एक साथ समन्वित ढंग से क्या करते हैं? अपनाते हैं, ताकि क्या हो? भूमि, जल, पर्यावरण और किसानों की आय को और बेहतर किया जा सके। तो सरल शब्दों में कहेंगे तो कृषि प्लस वानिकी यानी कि कृषि वानिकी यानी कि खेत के साथ साथ पेड़ पौधों को भी उगाना। खेत की सीमा पर लगाए जाने वाले बहुउद्देशीय वृक्षों के उदाहरण हैं, जैसे देखा होगा नीम का पेड़ लगा होता है। वो क्यों होता है? वो एक कीटनाशक होता है, औषधि होता है, ईंधन का भी काम करता है और छाया भी देता है। बबूल भी देखा होगा आपने, जो जल संरक्षण करता है ज़्यादा और चारा और ईंधन के काम आता है। शीशम देखा होगा, जो मिट्टी को सुधार करता है और चारे के भी काम आता है, मतलब भेड़ बकरी खाते हैं ना। गुलमोहर यानी कि जो छाया भी देता है, सजावट देखने में भी बहुत अच्छा होता है और जैव विविधता के लिए भी सही है। और यूकेलिप्टस ईंधन, लकड़ी, जल निकास नियंत्रण के लिए अच्छा है। और सुबुल चारा, नाइट्रोजन स्थानीकरण और लकड़ी के लिए बेहतर है।
कृषि वानिकी का लाभ होता है पर्यावरणीय लाभ है, मिट्टी का कटाव को रोकता है, कटने नहीं देता, कार्बन अवशोषित कर जलवायु परिवर्तन को कम करता है, जैव विविधता को बढ़ावा देता है और पानी की गुणवत्ता में सुधार लाता है। आर्थिक लाभ क्या है? किसानों को अतिरिक्त आय यानी कि लकड़ी, फल, पत्तियां आदि ये देता है। विपरीत मौसम में भी प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है और मल्टी क्रॉपिंग की तरह लाभकारी भी है। भूमि सुधार की बात करें तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, विशेषकर नाइट्रोजन फिक्सिंग पेड़ जैसे सुबुल माइक्रो क्लाइमेट बनाता है, जिससे फसलों को गर्मी ठंडी में राहत मिलती है। सामाजिक लाभ, ग्रामीण रोजगार सृजन, लकड़ी, चारा, औषधि, पत्तियां स्थानीय उपयोग में आती हैं। महिलाओं और छोटे किसानों के लिए ये आत्मनिर्भरता का भी काम करती हैं। इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि कृषि वानिकी एक सतत पारिस्थितिक और आर्थिक दृष्टि से लाभकारी पद्धति है जो खेती के साथ साथ पर्यावरण की भी रक्षा करती है। आज के संदर्भ में ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। हमारा जो अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सहकारी संस्थाओं की संरचना एवं उनके कार्य और सतत विकास में उनकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। सहकारी संस्थाएं वे संगठन हैं जो साझा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट हुए लोगों द्वारा संचालित होती है ना। अपने आप से लोग क्या करते हैं, संस्थाएं बनाते हैं जो इन दृष्टिकोणों पर काम करती हैं। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि समुदायों की सहायता करना होता है। इसका मूल मंत्र होता है एक के लिए सब और सबके लिए एक। सहकारी संस्थाओं की संरचनाएं, प्राथमिक सहकारी समिति है पहले, जो गांव या कस्बों के स्तर पर होती है। किसान, मजदूर, कारीगर जैसे सदस्यों द्वारा ये गठित होती है। उदाहरण प्राथमिक कृषि ऋण समिति। फिर जिला स्तर की सहकारी समितियां होती हैं जिसमें कई प्राथमिक समितियों का समूह होता है। सहकारी बैंकों या विपणन समितियों के रूप में ये कार्य करती हैं। फिर आती है राज्य समिति, पूरे राज्य की समितियों को समन्वित करती हैं। ये नीतियां, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता में मदद भी करती हैं। फिर आता है सबसे ऊपर राष्ट्रीय सहकारी समिति जैसे संस्थाएं। कौन सी संस्थाएं? NAFED, IFFCO और AMUL। राष्ट्रीय स्तर पर विपणन, उत्पादन, निर्यात, प्रशिक्षण आदि कार्य। सहकारी संस्थाओं के प्रमुख, तो बात करें सहकारी संस्थाओं के प्रमुख कार्यों की तो पहला है कृषि। सस्ते दर पर बीज, खाद, उपकरण देती है और कृषि ऋण प्रदान करती है। फिर है विपणन यानी कि मार्केटिंग, किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाना और बिचौलियों को हटाना। फिर है खाद्य प्रसंस्करण यानी कि दूध, चीनी, अनाज आदि का प्रसंस्करण जैसे अमूल और इफ्को। उपभोक्ता सेवा यानी कि आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराना। हाउसिंग, आवास यानी कि सस्ते दर पर मकान बनवाना। और बैंकिंग यानी कि ग्रामीण ऋण, सहकारी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। सतत विकास में सहकारी संस्थाओं की भूमिका की बात करें तो आर्थिक स्वामित्व, स्थानीय बेरोजगार और आय के साधन प्रदान करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी ऋण प्रणाली गरीबी को घटाती है। सामाजिक समावेशन की बात करें तो कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं, आदिवासियों, किसानों को सशक्त करती है। निर्णय लेने में सदस्यों की समान भागीदारी होती है, सब मिलकर निर्णय लेते हैं। पर्यावरणीय संरक्षण, जैविक खेती प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है। जल प्रबंधन, वृक्षारोपण, गोबर गैस आदि की भूमिका। महिला सशक्तिकरण, महिला सहकारी समितियां आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाती है। स्वयं सहायक समूहों के माध्यम से सतत आजीविका। अगर स्थानीय शासन और आत्मनिर्भरता की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत, स्थानीय उत्पादों और वोकल फॉर लोकल अभियान में सहकारी संस्थाएं अहम हैं। इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि सहकारी संस्थाएं केवल आर्थिक संस्था नहीं बल्कि समाज परिवर्तन का माध्यम है। वे सामाजिक न्याय,
स्थानीय विकास और पर्यावरणीय संतुलन की दिशा में कार्य कर सतत विकास के तीनों आयामों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय में योगदान देती है। सहकार में समृद्ध यह केवल नारा नहीं बल्कि सतत विकास का व्यवहारिक रास्ता भी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारा इम्पोर्टेंट अगला टॉपिक है वो है लैंगिक विषमता और सतत विकास। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। इनको आप अच्छे से कर लेना और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, डोंट वरी। लैंगिक विषमता है क्या? लैंगिक विषमता का अर्थ है महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अवसरों पर अधिकारों में असमानता। यह असमानता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वेतन, राजनीतिक भागीदारी, संपत्ति अधिकार आदि में देखी जाती है। लेकिन लैंगिक भेदभाव समाज की आधी आबादी की क्षमता को रोक देता है, जिससे सतत विकास में बाधा आती है। सतत विकास क्या है? सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बिना भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता किए उनको भी ध्यान में रखता है। सतत विकास के 3 स्तंभ हैं: आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और पर्यावरणीय संरक्षण। वो सब चीज़ों का ध्यान रख के करते हैं। लैंगिक विषमता और सतत विकास के बीच संबंध की बात करें तो जैसे महिलाओं को शिक्षा में अवसर की कमी आए तो मानव संसाधन विकास बाधित होगा। श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी कम होगी तो आर्थिक उत्पादकता में कमी आएगी। स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता होगी तो मात्र मृत्यु दर व जनसंख्या असंतुलन हो जाएगा। राजनीतिक निर्णय में कम प्रतिनिधित्व होगा तो नीति निर्माण में की विविधता में कमी आ जाएगी। और घरेलू कार्य का अवैतनिक बोझ जो है वो कार्य बल की क्षमता का क्षय करता है। लैंगिक समानता से सतत विकास कैसे संभव है? शिक्षा और कौशल विकास। शिक्षित महिला समाज की पूरी पीढ़ी को शिक्षित करती है। बेटियों की शिक्षा से बाल विवाह, जनसंख्या वृद्धि और कुपोषण घटते हैं। महिला सशक्तिकरण और रोजगार से क्या होगा? महिलाएं जब आत्मनिर्भर होती हैं तो वे परिवार और समुदाय के विकास में योगदान देती हैं। महिला उद्यमिता और SHGs स्वयं सहायता समूह जो होते हैं वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं? मजबूती देते हैं। राजनीतिक भागीदारी। पंचायतों में 33% आरक्षण से महिलाएं नीति और संसाधन वितरण में भूमिका निभा रही हैं। पर्यावरणीय संरक्षण योगदान। महिलाएं जल, ईंधन, भोजन आदि के संरक्षण में सक्रिय होती हैं। चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन आदि में महिलाओं की प्रेरणादायक भूमिका रही। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पहले जैसे SDG 5 लैंगिक समानता। सतत विकास के लिए महिलाओं को समान अधिकार देना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और लड़कियों की शिक्षा पर कार्य करना। राष्ट्रीय महिला आयोग महिला अधिकारों की निगरानी करना और महिला स्व सहायता समूह यानी कि ग्रामीण महिलाओं का महिला सशक्तिकरण। इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं, कोई समाज जब तक विकसित नहीं कहलाया जा सकता जब तक उसकी महिलाएं पीछे हों। लैंगिक समानता न केवल सामाजिक न्याय है बल्कि सतत विकास की कुंजी भी है। महिलाओं को समान अवसर देकर ही हम न्यायपूर्ण, समावेशी और टिकाऊ समाज की ओर बढ़ सकते हैं। कृषि में सतत उपज के तरीका एक क्वेश्चन और है जो ये इम्पोर्टेंट है, वो है कृषि में सतत उपज के तरीके क्या हैं? व्याख्या और उदाहरण सहित बताना है। सतत कृषि उपज क्या है? ऐसी कृषि अभ्यास जो लंबे समय तक पर्यावरण, मिट्टी, जल तथा जैव विविधता को नुकसान पहुंचाए बिना फसल उत्पादन को बनाए रखें, साथ ही किसानों की आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं को भी पूरा करें। लक्ष्य है इसका कम संसाधन, कम हानि और अत्यधिक उत्पादन, वह भी लंबे समय तक जो बना रहे ऐसा। सतत कृषि उपज के प्रमुख तरीके और उदाहरण है। पहला है फसल चक्रण। इसमें क्या है? विभिन्न मौसम में अलग अलग फसलें बोना ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। उदाहरण, गेहूं के बाद दलहन जैसे चना या मूंग बोने से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। एक वर्ष में चावल, गाजर, मूंगफली चक्र। जैविक खेती क्या है? रासायनिक खादों व कीटनाशकों की बजाय प्राकृतिक संसाधनों जैसे गोबर, नीम, जीवामृत आदि से खेती करना। उदाहरण, सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है। कौन? सिक्किम। किसान गोबर खाद और नीम के
अर्क से कीट नियंत्रण करते हैं। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, रासायनिक, जैविक और प्राकृतिक खादों का संतुलित उपयोग, यानी कि यूरिया और वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर का मिश्रण करना, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार उर्वरक का प्रयोग करना, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, कम जल उपयोग से अधिक सिंचाई जैसे ड्रिप और स्प्रिंकल। उदाहरण के लिए ड्रिप सिंचाई से कपास, अंगूर, सब्जी में जल की 40 से 60% बचत होती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इसे बढ़ावा दिया गया। फसल विविधीकरण की बात करें तो एक ही खेत में कई प्रकार की फसलें उगाना, आय भी बढ़े और मिट्टी भी सुरक्षित रहे। उदाहरण के लिए चावल के साथ मशरूम या मछली पालन, गेहूं के साथ सब्जियां या फूल। रक्षा जैविक खेती क्या है? कीटों का नियंत्रण रसायनों की बजाय प्राकृतिक उपायों से करना। उदाहरण ट्रैप, प्रकाश जाल, फफूंदीनाशक, पौधों का अर्क, नीम तेल स्प्रे से कीट नियंत्रण आदि। शून्य जुताई क्या है? जुताई किए बिना ही खेत बोना, इससे मृदा संरचना और नमी बनी रहती है। उदाहरण के लिए हरियाणा व पंजाब में गेहूं की फसल धान के तुरंत बाद शून्य जुताई विधि से बोई जाती है। अंतर फसल प्रणाली, एक ही खेत में 2 या अधिक फसलें साथ में उगाना। उदाहरण के लिए मक्का, अरहर, गन्ना और धनिया। इससे कीट भी कम और लाभ भी ज़्यादा होता है। इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि सतत कृषि उपज का उद्देश्य है मिट्टी को बचाकर, जल को सहेजकर, किसानों को सशक्त बनाकर उत्पादन बनाए रखना। सतत कृषि प्रणाली प्रकृति और उत्पादकता दोनों का ध्यान रखती है। ये तरीके पर्यावरण अनुकूल, लागत प्रभावी और कृषक केंद्रित होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये सारे क्वेश्चन। तो मुझे पता है कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, लेकिन एक बार इन क्वेश्चंस को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और देखते रहें जीके बैंक।